कैलेंडर का काम आ रहा है, डेट का काम आ रहा है, तो वहाँ आप जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है, एक फंक्शन है बेसिकली, जिसको आप इस्तेमाल करते हो। क्या उस फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन। यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट की क्लास नंबर 13 बना देता हूँ, जेएस क्लास 13। जावास्क्रिप्ट का कोई होगा, कोई बंद में कितने 1 से लेके 20 चैप्टर, बिल्कुल करंट टाइम निकालना होगा तो वो भी आप जावास्क्रिप्ट की मदद से निकाल सकते हो। कैसे? यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल में जाता हूँ। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक पैकेट है डेट का, बेसिकली वो एक पूरा फंक्शन है जो कि हर दफा क्रिएट होता है और उसका काम ये है कि वो आपको करंट डेट, टाइम, इसके अलावा आज क्या दिन है, आज हफ्ते का कौन सा दिन है, जैसे दिन जो है वो कितने होते हैं हफ्ते में? 7 दिन होते हैं। तो वो ये भी बता देता है कि भाई आज का दिन का नंबर कौन सा है, 0 से स्टार्ट होता है ये और आखिरी दिन कहाँ तक जाएगा? 6 तक। तो ये टोटल कितने नंबर हुए? 7 नंबर हुए। इसी तरह से टाइम भी बताता है कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। और आपके पास जैसे ग्लोबल टाइम होता है, ग्लोबल टाइम में के हिसाब से कहीं सुबह पहले होती है, कहीं न्यू और डेट का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ आप सिर्फ डेट नहीं लिख सकते बल्कि न्यू का कीवर्ड डाल के आपने डेट के फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, कॉपी बात किया, कंसोल में चेक किया, तो कंसोल में इस वक्त अभी जो ये सारे उठा के ला रहा है, ये कहाँ से ला रहा होगा? टाइम वगैरह सब कुछ है हमारे सिस्टम से। यहाँ पे अगर आप इस डेट को देखो, आज निकल के दिन है 20 जनवरी है 2026, 14:37 और 41 सेकेंड, यानी 14 मतलब ये 24 घंटे वाला टाइम जो ला रहा है। ठीक है, तो 24 घंटे में से 12 जरूर पड़ेंगे। अब ये अगर आप डायरेक्ट न्यू डेट console.log और वेलकम कर देता हूँ, वेलकम टू माय वेबसाइट। ठीक है भाई, इस तरह काम किया था हमने। ये हमने बेसिक फंक्शन बनाया था, फिर मैंने आपको पैरामीटर्स बताए थे। पैरामीटर्स कैसे होते हैं? आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर आप इस फंक्शन के बाहर से मंगवाना चाह रहे हो तो आप उसको कहाँ डिफाइन कर दोगे? अगर आप इस फंक्शन के बाहर से कोई वैल्यू मंगवाना चाह रहे हो, इस फंक्शन में जो गेट होगा, जो डोर होगा इस फंक्शन का, वो बेसिकली ये जगह होगी और यहाँ से जो भी चीज एंटर होगी वो क्या कहलाएगी? पैरामीटर। मैंने कॉल किया गेट। अब अगर मैं इस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करूंगा तो मुझे कोई बता सकता है क्या आउटपुट आएगा? क्या अवस्था है? सिर्फ एक ही को आता है। ठीक है, बैठो। आप जब भी पैरामीटर बनाते हो तो समझो इसको ये एक वेरिएबल है। ठीक है, अब इस वेरिएबल के अंदर आपने कोई वैल्यू पास की है, यहाँ से कोई वेरिएबल है। अगर कोई वैल्यू नहीं होती जावास्क्रिप्ट में और वो जगह एम्प्टी होती है प्लस अनडिफाइंड, तो इसमें इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई? अब अगर आप चाह रहे हो, लास्ट क्लास में थे ना सब सलाम टाइप, मैं चाह रहा हूं अगर मैंने अभी फंक्शन कॉल किया, मैंने ऐसी फंक्शन कॉल किया, मैंने आपको बताया था अगर आपने ये करना है कि भाई किसी वजह से करना, खाली फंक्शन भेज दिया तो आपने इक्वल टू लगा के उसको डिफॉल्ट वैल्यू भेज दी है। यानी अगर इसकी जगह पे कुछ भी नहीं आएगा तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा? अगर मैं अभी इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो वेलकम टू माय वेबसाइट और यूजर लिखा हुआ आ जाएगा। एरर नहीं आया, मैं अनडिफाइंड को कह देता हूं एक एरर है, डायरेक्ट में खाली जगह है, खाली जगह नहीं होनी चाहिए, तो आपके पास यूजर लिखा हुआ आता है। लेकिन अगर आप इसकी जगह पे नाम पास कर दो तो अब यूजर नहीं आएगा बल्कि नाम आ जाएगा। क्लियर हो गया बात? कहीं पे अगर आपको लगता है कि भाई फंक्शन जो है, यानी फंक्शन मेरे पास क्या काम करेगा? 2 नंबर का आउटपुट लाके दे देगा, 2 नंबर का सम निकाल के मुझे दे देगा। अब सम जो निकाल के देगा डायरेक्ट सी बात है, बाहर से 2 नंबर आएंगे, यानी नंबर 2। अच्छा, जब आपको बाहर से कोई वैल्यूज मंगवानी होंगी, एक से ज्यादा वैल्यू मंगवानी होंगी, आप उसको कॉमा सेपरेटेड के साथ इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर आपने इसको डिफॉल्ट वैल्यू देनी होगी तो कॉमा की जगह पे क्या लगा दोगे? इक्वल। यहां पे मैं बोलता हूं console.log, ये बहुत काम की चीज है, इसको ध्यान में रखना।
num1 प्लस num2। ठीक है भाई। अब मेरे पास एक फंक्शन है जो कि क्या काम कर रहा है, दो नंबर का सम कर रहा है। यानी जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, मैंने लिखा गेट सम ऑफ टू नंबर, और यहाँ पे मैंने एक जगह पे 10 पास कर दिया, एक जगह पे 20 पास कर दिया। ठीक है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे कंसोल में 30 प्रिंट करवा रहा है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? इसमें कोई मतलब कोई सवाल है किसी का? कोई सवाल नहीं। अब यहाँ पे क्या काम हो कि भाई मुझे कुछ ऐसा काम करना है, ये तो कंसोल में आके प्रिंट हो गया, मुझे इसको सेव करवाना है वेरिएबल में। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैंने जो फंक्शन नहीं दिखाना चाह रहा, बल्कि मैं चाह रहा हूँ ये फंक्शन मुझे जो सम हुआ है ना वो रिटर्न कर दे। यानी जहां पे मैं इस फंक्शन को कॉल करूं उस नंबर। अब रिटर्न का क्या काम है? पहला तो रिटर्न का ये काम है कि भाई अगर आपने किसी जगह पे किसी लाइन के ऊपर रिटर्न लगा दिया तो वो फंक्शन वहीं से क्या हो जाएगा, रिटर्न का काम बिल्कुल सेम वही है। रिटर्न का मतलब क्या है? वापसी। यानी अगर आपने फंक्शन के किसी लाइन के ऊपर रिटर्न लगा दिया, आपने एक चीज नोट की होगी, ये लाइन जो है वो ये होता है कि अगर आपने फंक्शन में कहीं पे रिटर्न लगा दिया और इसके नीचे आपने 10,000 लाइनें भी लिखी, वो सारी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। वो सारी क्या हो जाएंगी, यानी फंक्शन इसके ऊपर जितनी लाइन लिखी हुई है वो तो चलेगी, लेकिन जहां पे आपके पास रिटर्न लगा हुआ है फंक्शन समझ लो वहीं से खत्म हो जाएगा, वापस चले जाएगा। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, आपने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन ने अपने तमाम टास्क परफॉर्म किए, लेकिन अगर आपने यहाँ पे रिटर्न लगा दिया तो फंक्शन यहाँ पे आने के बाद और इस टाइम के आने के बाद वापस हो जाएगा। वापस का मतलब खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आके फंक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म। कितने कंसोल है, कितने दफा कंसोल लिखा हुआ है? सिर्फ एक दफा। नॉट अ नंबर तो इस तरह से आया कि यहाँ पे हमने इसको कॉल करते वक्त कुछ पास ही नहीं किया था, यानी इस तरह से। कितनी दफा कंसोल आया? एक दफा। यानी आपने ये देखा, तो बेसिकली आपको समझाने का मकसद ये है कि जितने भी जगह आपके पास रिटर्न लगा होगा, जहां पे भी फंक्शन के अंदर आपको रिटर्न का कीवर्ड लगाना है, फंक्शन को कॉल किया, अब जो ये रिटर्न होकर आउटपुट आएगा वो वापस इसी जगह पे आ जाएगा। इसी जगह से मुराद क्या है, अभी यहाँ पे मैंने लाइन नंबर 21 के ऊपर फंक्शन को कॉल किया, जो इस फंक्शन का आउटपुट होगा वो दोबारा लाइन नंबर 21 पे आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है मेरे पास आउटपुट आ गया, मैं अगर इस चीज को सेव करवाना चाहूं तो कहां सेव करवाऊं, कहां सेव करवाते हैं उसी वैल्यूज को वेरिएबल के अंदर। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे एक var बना देता हूं और मैं इसका नाम दे देता हूं इसका रिजल्ट का। क्या नाम दे दिया मैंने? आपके पास काम किस तरह से हुआ है इसका फ्लो समझना, कि ये आपके पास फंक्शन है, या आपके पास फंक्शन है, इस लाइन के ऊपर जावास्क्रिप्ट आई, ये वाला फंक्शन पहले कॉल हुआ, इस फंक्शन कॉल होने के बाद यहाँ आपके पास दो वैल्यूज थी, वो दोनों वैल्यूज प्लस हुई, प्लस होने के बाद यहाँ से आपने रिटर्न कर दिया तो ये वापस होके इस जगह पे आके सेव हो गया। यानी अगर आप रिजल्ट को कंसोल करवाओगे तो आपके पास क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा 30। अगर मैं यहाँ पे console.log कर और यहाँ पे मैं बोलूँ रिजल्ट, तो वो जो फंक्शन ने आपको दोनों वैल्यूज दी थी वो आगे कहां से हो गई होंगी, रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर। मैं आता हूं, रिफ्रेश किया, क्या लिखा हुआ है, और ये 30 कौन सी लाइन पे लिखा हुआ है, 22। अगर यहाँ पे देखो तो कौन सी लाइन कौन सी रही है, 22। यानी सिंपल सी एक बात है, ये आपने समझ लो ऐसा जूसर मशीन होती है, जूसर मशीन में मैंने यहाँ से दो वैल्यूज पास की, उसने जूस बनाया और जूस बना के उसने इस वाले वेरिएबल को लाके इस वाले वेरिएबल ने आपके जूस की वैल्यू जो है वो सेव कर दी। बताओ इसको समझ में नहीं आया, ताकि मैं इसको दोबारा रिपीट करूं, आपको नहीं आना, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है, मैंने आपको बताया फंक्शन का काम क्या है, आप उसको कॉल करोगे, आप वो एग्जीक्यूट होगा, चलेगा, अपनी चीजें परफॉर्म करेगा और खत्म हो जाएगा। जितना काम मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, ये फंक्शन को यहाँ से आप वापस भेज, वापस भेजने से मुराद ये है कि आप इस फंक्शन को यहीं पे खत्म कर दो। ठीक हो गया, पहली बात समझ में आ गई। इस लाइन के बाद वाली कोई भी लाइन नहीं चाहिए जहां पे रिटर्न लगा हुआ, यहां तक क्लियर है। अब
ये फंक्शन जब चलेगा, चलने के बाद ये दोनों वैल्यूज को क्या करेगा, ऐड कर देगा। जो भी बाहर से नंबर आ रहे होंगे उन दोनों वैल्यूज को क्या कर देगा, ऐड कर देगा। अब ऐड मैंने यहाँ पे डायरेक्ट करवा लिया, आप चाहो तो भाई इस तरह से भी करवा सकते हो, var result इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। ठीक है, मैंने एक लाइन के ऊपर इन दोनों को प्लस करवा लिया और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बोलता हूँ ये जो मैंने वेरिएबल बनाया रिजल्ट का, ये क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए। क्या हो जाए, यानी आपके पास ये फंक्शन जब चले तो एक लाइन के ऊपर आपके पास दोनों चीजें प्लस हो और जो वैल्यू प्लस हुई वो किसके अंदर सेव हो गई, रिजल्ट के अंदर, और मैंने रिटर्न क्या करवा दिया, रिजल्ट रिटर्न करवा दिया। तो यहाँ से जो वापस बाहर गई है वैल्यू, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ पे क्या चली गई होगी, रिजल्ट। अब मैंने बाहर भी क्या काम किया कि जहाँ पे वेरिएबल बना रहे हो ना वो फंक्शन के अंदर ही रहेंगे, वो उससे बाहर नहीं कर सकते। रिटर्न रिजल्ट मैंने किया हुआ है तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इस वाले रिजल्ट को कंसोल करोगे तो मैं फंक्शन को बंद कर दूंगा, मैंने इस लाइन को बंद किया, मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं रिजल्ट को शो करवाऊं, क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, यानी आपने रिजल्ट जो आप कंसोल करवा रहे हो वो आपने बनाया हुआ ही नहीं, हालांकि हमने ये फंक्शन के अंदर बनाया हुआ है। ऐसी है, अगर मैं इसी चीज को कंसोल को फंक्शन के अंदर लिखूं, फंक्शन के अंदर की दुनिया अलग, फंक्शन के बाहर की दुनिया अलग, ये फंक्शन के अंदर अगर कंसोल होगा तो आपको नजर आ जाएगा, लेकिन अगर वही चीज को मैं फंक्शन के बाहर एक्सेस करना चाहूंगा तो वो नहीं होगी। हाँ, अगर मैं इसी फंक्शन को कॉपी करके कंसोल के अंदर पूरा प्रिंट करवा दूंगा, अब ये मुझे आउटपुट दे देगा, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ से क्या हुई है, रिटर्न हुई। ठीक है, हाँ, ये फंक्शन जहां से फंक्शन कॉल होता है ना उसी जगह पे वापस देखेगा। ठीक है, ठीक है भाई, आपने क्या करना है, आप एक्शन करनी है और यहाँ से आप जो भी चीज वापस भेजना चाहो, बाहर भेजना चाहो, बाहर भेजने का तरीका है, अंदर आने का तरीका पैरामीटर्स और बाहर भेजने। मैंने क्या किया था, मैंने अभी लास्ट आपको console.log और न्यू डेट लिखवाया था। ठीक है, बुक पे आते हैं, यहाँ पे उन्होंने आपको बताया कि आपके पास कभी कभी आपको यूजर का टाइम भी दिखाना होता है। आपने देखा होगा किसी वेबसाइट पे आप कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसके अंदर साइड में ना आपके पास टाइम लिखा हुआ होता है, इस वक्त क्या टाइम चल रहा है, और घड़ी बनी हुई आ रही होती है, कुछ आपके पास टाइमर ऐप होती है जो टाइम चल रही होती है। इसके अंदर इन्होंने देखो हर चीज आपको बताएगी कि सबसे पहले आपके पास क्या प्रिंट होगा, डे ऑफ वीक, मंथ, डेट, ईयर, आवर्स, 24 आवर्स के फॉर्मेट रहता है। अगर आपने इसको चेंज करना है तो आपके पास क्या है, 12 के बाद जितनी भी वैल्यूज है उसको इफ की कंडीशन लगा के चेक करवाना है। अगर 13 है तो 1 बजा दो, 14 है तो 2 बजा दो, इस तरह से आपने फिर इसको 24 आवर्स से 12 आवर्स के अंदर कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पे आपके पास मिनट्स हैं, मिनट्स कहाँ तक जाते हैं, 60 तक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आखिरी मिनट कौन सा होगा, 59 होगा, 0 से लेके 59 तक। सेकंड्स आपके पास 0 से 59, ये आपके पास वही ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी जिसे आप हम कहते हैं, यहाँ पे वही 6 घंटे अगर आप प्लस कर लो तो माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम मिल जाएगा। टाइम जोन बता रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे अगर इस वाली चीज को मैं चेक करूं, अच्छा टू स्ट्रिंग यानी आप इसको स्ट्रिंग के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। अभी आपने इसे var और मैं इसको बोल देता हूँ my date इक्वल्स टू न्यू डेट। अगर मैं my date को कंसोल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्यों मिलेगा, 20 तारीख आई थी, आज की तारीख आ गई और 2026 आ गई और 2 मिनट के ऊपर ये प्रिंट हुआ है। ये जेएस का खुद का है, ये हमने नहीं बनाया, ये बने बनाए फंक्शन जावास्क्रिप्ट आपके पास ब्राउज़र के ऊपर से दिन निकालना हो तो देखो इस चीज को आप कैसे करोगे। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एक वेरिएबल बनाया, इस वेरिएबल के अंदर मैंने बोल दिया टुडे, टुडे मतलब आज का दिन, मैंने यहाँ पे न्यू डेट को सेव करवा दिया। अब टुडे के अंदर से आपने अगर डे निकालना है
अब टुडे के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें आ रही होती हैं, ये देखो टुडे के अंदर टाइम भी मिलेगा, डे भी मिलेगा, ईयर भी मिलेगा, आवर्स भी मिलेंगे, सेकंड भी मिलेगा। अब मैं चाहूँ नहीं, मुझे सिर्फ दिन निकालना है, तो आज के दिन में से आपने टुडे डॉट गेट डे। अच्छा गेट डे के अंदर आपके पास है टू का मतलब इतवार जो होगा ना, इतवार की वैल्यू है क्या 0, पीर की वैल्यू क्या है 1 और मंगल की वैल्यू क्या हो गई। अगर इसी तरह से आपके पास दिन चेंज होते हैं, जुमरात होता तो क्या वैल्यू होती 4 और आखिर सैटरडे कहां से जाता 6 तक। दिन हमेशा शुरू होंगे कहां से 0 से, और 0 क्या होगा इंडेक्स ऐसे से बाहर आ जाओ। 0 क्या होगा हमारे पास संडे। जब भी 0 की वैल्यू आ रही है तो साल, पूरा साल, यानी ये जो साल चल रहा है ये पूरा साल क्या होगा 2026। देखो गेट आवर्स। अच्छा ये जो इतनी चीज है ये देखो, आप इस एक चीज नोट करो, मैं इसका फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। ये आपके पास वैल्यूज नहीं है बल्कि ये पूरे पूरे क्या है फंक्शन है। आप जब फंक्शन को कॉल करोगे तो वो आपको टाइम निकाल के देगा। गेट आवर मैंने किया तो 15 आया, 15 का मतलब कितने बज गए। गेट मिनट्स के अंदर आपको पता है ये जो गेट मिनट्स आए हैं और अभी जो गेट मिनट्स हैं, अभी कितने मिनट्स हो रहे हैं 5, यहाँ पे कितना है 3 है। अब कोई मुझे इसकी वजह बता सकता है कि यहाँ पे 3 क्यों है। जो हमने टाइम वेरिएबल में प्रिंट करवाया था वो क्या था, इसके अंदर से गेट मिनट्स इस तरह से कॉल करो तो ये आपको हमेशा क्या देगा लाइव प्रीव्यू दे रहा होगा आपके गेट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई। अगर आपने इसकी वैल्यू किसी वेरिएबल में सेव करवा ली तो आपके पास पुराना टाइम नहीं आएगा, लेकिन आप चाह रहे हो कि आपको लाइव डेट के मिनट्स और आवर्स और सेकंड अगर मिले तो आप सिंपल न्यू डेट का फंक्शन कॉल करोगे और इसी के आगे जहां पे आप फंक्शन कॉल कर रहे हो इसी के आगे आप डॉट लगा के गेट, अगर मैं मिली सेकंड देखूं तो ये आपके पास हर सेकंड के ऊपर चेंज हो रहे होंगे। तो ये आपको अच्छा समझ में आ रहा है। ये देखो मिली सेकंड में जैसे जैसे प्रिंट करवा रहा हूं चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा 1 मिनट में कितने मिली सेकंड होते हैं 1000। 1 सेकंड के अंदर कितने मिली सेकंड होते हैं 1000, ठीक है। ये चीज भी याद रखना है, स्कूल के टाइम पढ़ाई थी तो अभी भी इस्तेमाल होगी। ठीक हो गया। इस तरह से आप मिली सेकंड की मदद से सेकंड निकाल सकते हो कैसे। कौन है यहाँ पे 80% वाला, इसकी स्कूल में 80% है, 188 निकाल लो। सेकंड में से मिली सेकंड में से सेकंड निकाल लो। आपको क्लियर हो गया। डेट का आपके पास पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, डेट का आपके पास पूरे पैटर्न। अच्छा डेट अगर यहाँ पे अगर मैंने डेट प्रिंट की है बजाय आपको लग रहा होगा कि क्या है स्ट्रिंग है, बजाय आपको क्या लग रहा होगा कि ये चीज क्या है स्ट्रिंग है, लेकिन ये स्ट्रिंग नहीं है, इसकी डेट की डेटा टाइप ही अलग है, ठीक है। अगर आप इस डेट के अंदर से मुख्तलिफ वैल्यूज निकाल रहे हो तो आप करवाया था नंबर का स्ट्रिंग में टू स्ट्रिंग, तो आप इसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब बनी ये स्ट्रिंग, इससे पहले डेट का एक अलग ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो फिलहाल याद रखने वाली बात ये है कि जब भी आप डेट को प्रिंट करवाओगे तो उसके मेथड को कॉल करोगे तो आपको मुख्तलिफ चीजें मतलब पता चलेगी, मिनट्स हो गए, आवर्स हो गए, वगैरह वगैरह। अच्छा अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई तारीख सेट करवाना, मैं चाह रहा हूँ मेरी तरफ से कोई तारीख सेट हो जाए, न्यू डेट भी तो आपको करंट टाइम करंट डेट हर चीज करंटली प्रिंट करवा देगा। अब मैं चाह रहा हूँ अपनी मर्जी से कोई डेट प्रिंट हो तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ आज की तारीख है 20, 21 और जनवरी 2026। यहाँ पे हमने क्या करना होगा, फॉर्मेट उसका वही वाला सेट करना होगा। पहले हमारे पास क्या आई थी, सबसे पहले हमारे पास डे ऑफ वीक आ रहा था, काम करते ना यहाँ पे था ना गेटमैन
ये रहा फॉर्मेट। अच्छा ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा हमें, जिसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपने लिखना है मंथ। अब मंथ के अंदर मैं बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल जनवरी, और मैं चाह रहा हूँ कि 30 जनवरी का डेट, 30 जनवरी की डेट प्रिंट हो। अच्छा यहाँ पे 30 जनवरी तो प्रिंट हो गया, लेकिन अनडिफाइंड की जगह पे क्या चला गया, 2026। अगर मैं चाह रहा हूँ खुद से कोई तारीख निकालना, मैंने यहाँ पे लिख दिया जनवरी 30 2026। जब मैंने जनवरी 30 2026 लिखा तो इसने देखो मुझे दिन बता दिया कि कौन सा दिन पड़ेगा। इसने टाइम 0 कर दिया क्योंकि मैंने कुछ टाइम डिफाइन नहीं किया था। अगर मैं इस तरह से कोई दिन निकालना चाहूँ तो वो दिन भी मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। ठीक है भाई, अगर आप चाह रहे हो कि आपके मुताबिक कोई तारीख सेट हो, जैसे हम क्या कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ रिमाइंडर सेट करवा रहे होते हैं फ्यूचर के लिए, तो ये भी मुझे फ्यूचर की तारीख बता देगा दिन के साथ। मिनट्स और आवर्स भी अगर आप सेट करवाना चाहो तो करवा सकते हो। ठीक है, ठीक है। इसकी मिसाल मैंने अभी आपको वही दी ना कि अगर आपको किसी चीज, अच्छा एक चीज और, अगर मैंने यहाँ पे बार किया टुडे इक्वल्स टू न्यू डेट, क्या है डेट ऑफ बर्थ तुम्हारी, 5 UB इक्वल्स टू न्यू डेट, बताओ महीना दिसंबर, दिसंबर 23, आगे साल है 8 नहीं यार। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, यानी आज से लेके और आज की डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक कितना डेट आपके पास, कितना टाइम बनता है। तो यहाँ पे मैं टुडे में से माइनस कर दूंगा क्या, आज DOB। अच्छा इसने आपको क्या रिटर्न किया, इसने आपको मिली सेकंड रिटर्न किया। क्या सेकंड, क्या रिटर्न किए, मिली सेकंड, यानी कितना टाइम बर्बाद कर चुके हो। क्या होता है आज तक, इतने मिली सेकंड आज तक बाहर गुजार चुका है, और वक्त के साथ साथ ये चीज अपडेट होती जा रही है। अगर आपको ये फाइंड करना है कि भाई आपके पास टोटल टाइम में से, यानी आज के दिन में से किसी डेट का एक्चुअल में आउटपुट यानी माइनस होने के बाद कितना डिफरेंस आता है, तो आप उसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा अब मैं आपको एक छोटा सा डाल दूंगा, एक सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकंड होता है, तो 1 मिनट के अंदर मतलब मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, 1 मिनट के अंदर कितने होते हैं, सही है। अब 1 घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 1 मिनट के अंदर कितने, 1 घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 होते हैं ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 60 से। अब दिन के कितने घंटे होते हैं, मल्टीप्लाई कर लोगे किससे, ये एक दिन के आपके पास मिली सेकंड होते हैं। अब इन वाले मिली सेकंड में से इन वाले मिली सेकंड का आपने क्या करना है, एक दिन के अंदर इतने मिली सेकंड होते हैं। अब इसका डिफरेंस निकाल लेना है कि भाई अगर इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाए, तो वो आपके पास दिन निकल गया। मैथ वाले हो ना, 99 निकाल लेंगे है। देखो भाई आपके पास टोटल जितने दिन के मिली सेकंड है वो मौजूद है, और आपके पास एक दिन का मिली सेकंड मौजूद है। ऐसा क्या करोगे कि टोटल में से आपके पास एक दिन वाले निकल गया है। मैथ्स के अंदर हमने प्रॉब्लम देखी थी कि आपके पास अगर 1 घंटा मौजूद है तो आप उस 1 घंटे की मदद से 12 घंटों की कीमत निकाल सकते थे। हमने नाइन मैट्रिक में पढ़ा था। यहाँ पे एक दिन के आपके पास मिली सेकंड मौजूद है, आपने इसको क्या करना है कि भाई आपके पास तमाम दिन के मिली सेकंड आएगा 9 पैटर्न है, सिंपल है यार। इसको डाल 6237 दिन आप गुजार चुके हो। अब दिन आ गए, दिन से आप महीने निकाल सकते हो। मैं निकाल के दूं, तुम लोग निकाल के दो। अच्छा आपने क्या करना है, आपका टास्क अभी क्या है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, उस डेट ऑफ बर्थ से आपने आज का टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपने एक वेरिएबल बनाना टुडे का,
आपने एक वेरिएबल बनाना है अपनी